मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शक और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। हिमाचल का वो महान क्रांतिकारी साहित्यकार, कलम और तलवार का, कलम और पिस्टल रिवॉल्वर का, बॉम्ब का एक्सपर्ट, एक ऐसी चिंगारी जो ज्वाला बन चुका था। कल हमने श्री जशपाल के लिए सेकंड एपिसोड के अंदर हमने देखा किस प्रकार 2-3-4 घटनाएं लगातार होती चली जाती हैं। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर की शहादत इलाहाबाद के अल्फोर्ड पार्क में, मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद रहूँगा, हो जाती है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तीनों को फांसी हो जाती है। इधर भगवती चरण ये संकल्प लेता है कि मैं लाहौर की जेल में बम विस्फोट करके भगत सिंह और उनके साथियों को छुड़वा लूंगा, जेल से बाहर निकाल लूंगा। लेकिन एक और दुर्घटना होती है। लाहौर रावी के किनारे परीक्षण के लिए गया हुआ भगवती चरण बोहरा परीक्षण के लिए बॉम्ब हाथ में जब रखता है तो वो हाथ में फट जाता है। हाथ ही नहीं, पूरा शरीर झुलस जाता है। भगवती चरण बोहरा, उसकी श्रीमती दुर्गा देवी, जो दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध हुई, कमाल के विलक्षण क्रांतिकारी, उसकी भी यात्रा पूरी हो गई है। जशपाल कमांडर इन चीफ बन जाते हैं। पहले चंद्रशेखर थे और अब वो साहित्यकार की छवि के पीछे का क्रांतिकारी अब वो फ्रंट लाइन पर आके खेलता है। किस प्रकार से जशपाल के आगे की यात्रा कैसे चलती है, आइए आज जरा उसकी तरफ ध्यान दें। पार्टी के चीफ बनने के बाद पार्टी के कार्यकर्ता श्री कृष्ण शंकर वास्तव उनको निमंत्रण देते हैं जशपाल को कि आप इलाहाबाद में आइए, कुछ नए साथी मिलाऊंगा आपके साथ। उन्होंने ठीक ईमानदारी से ऐसे ही किया होगा। ये जशपाल जी गए और उन्होंने वहाँ एक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन रही सावित्री देवी का घर, उसके अंदर जशपाल के ठहरने का प्रबंध कर दिया। होता था, हमने चूंकि अंडरग्राउंड लाइफ भुगती है, देखी है, तो कोई ना कोई अरेंजमेंट कहीं ना कहीं बच करके कैसे हम आने वाले अंडरग्राउंड व्यक्ति को ठहरा सकते हैं, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के लोकल टीम जो है वो विचार करती है। उसके बाद भी एक आध कुताही हो जाती है भाई, हो जाती है। मेरे साथ इमरजेंसी में 19 महीने ऐसा कई बार हुआ। तो जशपाल जी को सावित्री देवी जी के घर में ठहराया गया। सावित्री देवी के घर की गतिविधियों का पर शायद अंग्रेज ऑफिसर्स की, ब्रिटिश सरकार की, उनकी भी नजर अब उधर जा रही थी। कुछ हलचल बड़ी हुई है इस घर में, काफी लोगों का आना जाना हो रहा है। ऐसा सोच करके पुलिस, सीआईडी और वो अंग्रेज अपने ढंग से विचार कर रहे थे, और इधर से कृष्ण चंद्र ने ये सोच करके कि एक महिला का घर है, किसी को शक भी नहीं जाएगा, तो यहां ठहरा लेते हैं अपने चीफ को, श्री जशपाल को। जशपाल जी रात को वहां ठहरे। सुबह प्रातः 5 बजे पुलिस ने उस घर को घेर दिया, नॉक किया, दरवाजा खोलो। दरवाजा खटखटाने के बाद सावित्री देवी ने जशपाल की तरफ देखा, क्या करना है, पूछा कौन हो, क्यों दरवाजा खोलूं मैं।
मैं महिला हूं, अकेली हूं। आवाज आई पुलिस, पुलिस जल्दी से खोलो नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। यशपाल ने उसको बोला कि बोलो हाँ, बोलो कि हाँ मैं दरवाजा खोलती हूँ। थोड़ा घर का सिस्टम देखा, पीछे वाला कमरा एक पीछे वाले शहर के चौक के साथ लगता था। उधर अगर तो पुलिस ने पूरा घेरा लगा लिया है तो वहां भी लोग होंगे पुलिस वाले, वहां से कोई एंटर करेगा तो मैं वहां मारूंगा, सामने से आएगा तो सामने फिर मुकाबला होगा ही होगा। वो जो जितने 1-2 मिनट लगा होगा जाने में, पोजीशन लेने में, और सावित्री देवी को इशारा किया कि हाँ अब खोलो तुम दरवाजा। इससे पहले कि पुलिस तोड़ती, दरवाजा खुला और एंटर करते ही कहाँ है कहाँ है, सावित्री देवी ने कहा भी क्या कहाँ है, लेकिन और 4 कदम आगे बढ़े तो यशपाल की इस पुलिस ऑफिसर के साथ आंखें मिली और पुलिस ऑफिसर की यशपाल के साथ आंखें मिली। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से देख लिया। अब पहल कौन करेगा, क्या होगा। पुलिस ऑफिसर ने इससे पहले कि वो रिवॉल्वर दिखा के फायर करता, यशपाल का पहला फायर हो गया। दोनों ओर से फायरिंग ओपन हो गई, दोनों घायल हो गए। पुलिस ऑफिसर मिस्टर पुलियूस भी घायल है और यशपाल भी घायल है। मिस्टर पुलियूस के साथ जो अंग्रेज है उसके साथ और भी बाहर पुलिस वाले तैयार हैं, लेकिन उस चौक से कोई नहीं था। दोनों तरफ से फायरिंग होती तो यशपाल को जल्दी सरेंडर करना पड़ता या कुछ भी हो सकता था। फायरिंग आगे से ही चल रही थी। अब इसने देखा फायरिंग हो रही है, दोनों घायल हो गए हैं और इसको पता नहीं चला कि मेरी आखिरी गोली भी समाप्त हो चुकी है। यशपाल के रिवॉल्वर की आखिरी गोली भी निकल चुकी थी। अभी दोनों घायल अवस्था में। उसने यशपाल ने अपना रिवॉल्वर लिया और उसी पुलिस के सिर के ऊपर मारा, वो भी गिर पड़ा। बाकी पुलिस ऑफिसर जो थे उन्होंने आगे बढ़ करके यशपाल को बंदी बना लिया, अरेस्ट कर लिया। ये सब तो इसमें होना ही था। अब बंदी बना करके और ये इलाहाबाद के अंदर, उसके पहले कानपुर आना जाना भगवती चरण बोरा के साथ। और एक भगवती चरण बोरा ने जो स्कीम बनाई थी भगत सिंह के साथियों को छुड़ाने की, बम ब्लास्ट करके, और दुर्घटना हो गई लाहौर के रावी के किनारे परीक्षण के टाइम। उस सारे के अंदर यशपाल भी भगवती चरण बोरा के साथ थे। साहित्यकार की छवि लेके भी पीछे, पर्दे के पीछे वो ज्वाला थे, अंगार थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी, उस प्रकार के क्रांतिकारी के बहुत सारी घटनाओं में इन्वॉल्व, और आखिर चीफ बन के भी जो आखिरी टाइम में उन्होंने किया। यशपाल को के ऊपर 2 केस चले बंदी बनाए जाने के बाद, एक देशद्रोही का और दूसरा पुलिस वालों के ऊपर फायर करने का। दोनों ही केसेस के अंदर 7-7 साल की सख्त सजा 14 वर्ष की हुई। वो ये कलम का खिलाड़ी और पिस्टल, रिवॉल्वर, सब कुछ का खिलाड़ी सख्त सजा के लिए 14 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया, लाहौर की जेल में। लेकिन इस बीच में 1937 में भारत में एक इलेक्शन हुए। 35 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसके अनुसार कुछ प्रदेशों में कांग्रेस आ गई,
आज का ये उत्तर प्रदेश और ये लाहौर, कुछ स्थानों के ऊपर कांग्रेस के आने के कारण कुछ क्रांतिकारी, कुछ राजनीतिक कैदियों को कहना चाहिए, राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया गया। अब यशपाल के ऊपर सीधा मर्डर का कोई केस नहीं था, तो इसलिए ये भी राजनीतिक कैदी था। हाँ, बराबर के फायर में इसने फायर किए है और पुलिस के ऊपर फायर किया है। ये सारा जो केस थे 7-7 साल की सजा हो चुकी थी। तो राजनीतिक कैदी जहां बाकी छोड़े गए तो वहां ये भी यशपाल जी को भी छोड़ा गया। यशपाल इसके पहले पूरे देश के अंदर, देश विदेश में, भारतीयों के मन में, अंग्रेजों के मन में एक अलग तरह की दहशत थी, लेकिन भारतीयों के मन में यशपाल के लिए श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, प्यार, स्नेह, मोहब्बत सब कुछ भरा पड़ा था। ये कलम का धनी और बॉम्ब की फैक्ट्रियाँ लगाने वाला, बॉम्ब बनाकर, और मैं फिर याद करा रहा हूँ आपको, जब चंद्रशेखर के दिमाग में ये बात आई थी कि यार ये बात ही क्या है ही कितने अंग्रेज, जगह जगह हम बॉम्ब फैक्ट्री बनाए। उसी प्रक्रिया में यशपाल ने जम्मू में भी बॉम्ब फैक्ट्री बनाई और रोहतक, आज का हरियाणा, उस समय का महापंजाब, वहाँ भी इसने बॉम्ब फैक्ट्री बनाई। चंद्रशेखर की इस स्कीम के साथ, इस योजना के साथ, इस लक्ष्य के साथ पूर्ण सहमति थी यशपाल की कि एक ही दिन तय करके और 1 घंटा तय करके जहां जहां अंग्रेज ऑफिसर होंगे उनको खत्म कर दिया जाए। और ऐसा ही आर्मी के अंदर, और आर्मी के अंदर तो वीरमंगल पांडे पहले से ही शुरुआत कर चुके थे 1857 में। उसकी ओर बढ़ रहा ये सारा किस्सा जो है 1937 में यशपाल को छोड़े जाने के बाद। अब प्रश्न ये है, जिन लोगों की दहशत के कारण अंग्रेज गए और जिन लोगों ने वास्तव में देश को आजादी लेके दी, 47 के बाद इन महान क्रांतिकारियों में से किसी एक को भी, इन महान क्रांतिकारियों में से किसी एक को भी इतिहास के अंदर 4 लाइन का भी स्थान नहीं मिला। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था इन सबका नाम। इन्होंने जवानी लुटाई थी अपनी, अपना सुख, सुविधा, करियर, सब प्रकार का सब कुछ निछावर किया था देश की आजादी के लिए। कुछ तो उसी समय समाप्त हो गए, कुछ जेलों में, कुछ फांसी के तख्ते के ऊपर, कुछ काला पानी में, और जो कुछ 37 में कुछ लोग छूटे, 42 के अंदर असहयोग, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, उन सब क्रांतिकारियों ने, मैंने सबके बारे में आपको टाइम पर बताया है। ये जो सावित्री देवी थी, जिसका इलाहाबाद के अंदर क्रांतिकारी आ जा रहे थे, पूरी तरह से समर्पित थी, सावित्री देवी का एक अलग से एपिसोड मैंने आपको दिया है। मैं उन सब तरह के लोगों को आपके सामने ला रहा हूं जिनका योगदान था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जान हमेशा हथेली पर। अंग्रेजों की राक्षस सत्ताशाही के आगे उनके सामने को बोलोगे तो जुबान कट जाएगी, हिलोगे तो सिक्चों में बंद कर दिया जाएगा, उठाओगे सर तो कलम कर दिया जाएगा। इमरजेंसी में 1975 में हमने ये सारी चीजें देखी है, भोगी है, सुनी है, प्रत्यक्ष देखी हैं। हम कल्पना कर सकते हैं अपनी सरकार अगर अपने शासन से, सत्ता में अंधे होकर के ऐसे राक्षसी कृत कर सकती हैं, तो वो तो विदेशी थे भाई, उनको तो दहशत क्रिएट करनी थी, डर भय आतंक का वातावरण बनाना ही बनाना था। खैर 47 के बाद इन सब लोगों को अभी तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कभी मैं केवल इन बातों को लेकर के आपके सामने आऊँगा कि जो क्रांतिकारी बचे हुए थे उनमें एक क्रांतिकारियों के महान सम्राट वीर सावरकर भी थे, जो आज़ादी के काफ़ी वर्ष के बाद इस संसार से गए हैं। यह लीला समाप्त करके परलोक सिधारे हैं। ऐसे और भी बहुत लोग, लेकिन उन सब लोगों को किसी को आतंकवादी कहकर, किसी को कम्युनल कहकर, किसी को कुछ कहकर, और सुभाष चंद्र बोस का तो सीधा सीधा सौदा किया, जिंदा या मुर्दा मिलेगा तो हम आपको सौंप देंगे।
अंग्रेजों के ये स्पॉन्सर्ड लीडर काले अंग्रेज, जिन्होंने देश के आज़ादी के टाइम भी इन कांग्रेसियों ने जो पाप किए हैं, और खासकर नेहरू ने, गांधी उनको सूट करता था ब्रिटिशर्स को, पर नेहरू और नेहरू के पिताश्री और ऐसे कई अनगिनत और भी अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड इस देश के साथ गद्दारी और मक्कारी करते हुए खुद के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए देश को तोड़ने वाले, भारत माँ के अंग कटवाने वाले 21-22 लाख लोगों का उस समय कत्ल हो गया। कोई हिसाब देने वाला नहीं है, निर्दोष लोग मारे गए। श्री यशपाल साहित्यकार और एक बहुत बड़े महान क्रांतिकारी हैं। मैंने ये विषय आज आपके सामने रखा है। ऐसे ही महान क्रांतिकारियों का ही मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये सारे के सारे महान क्रांतिकारी एक से एक बढ़ के, इनका मुकाबला करना व्यर्थ होगा भाई। चुनौतियां लगभग एक जैसी थी, लेकिन मुकाबला करने का तरीका कुछ 19-21 सिचुएशन, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, फेस टू फेस हुए या दरख्त की आड़ के पीछे फायरिंग हुई, एनकाउंटर हुआ, मुकाबला हुआ, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। उनका उद्देश्य एक था, ये इनके पराक्रम इस देश के अंदर अपनी सत्ता को बनाए रखना, ये ब्रिटिशर्स का लक्ष्य था। उनको इस देश के अंदर चापलूस गद्दार लोग चाहिए थे, बिकाऊ माल चाहिए था, इस देश के साथ द्रोह करने वाले लोग चाहिए थे। वो शेख अब्दुल्ला नेहरू एंड कंपनी, ऐसे कुछ लोग उनको मिल गए हुए थे। बहुत नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर का नुकसान केवल जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, और ऐसी मेंटालिटी पूरे देश के अंदर आगे बढ़ी। इन 70 में से इन 60 सालों के अंदर इन लोगों ने यही कुछ किया था। अब ये एक्सपोज हो रहे हैं, अब इनके नीचे ज़मीन नहीं है। लेकिन देशभक्तों को याद रखना पड़ेगा, ऐसा है 10, 20, 50 साल के बाद ये ऐसे लोग फिर पैदा हो जाते हैं। अरे 10, 20, 50 साल क्यों, आज भी इस देश के अंदर गद्दारों की कमी नहीं है। ऐसे बेशर्म लोग हैं, ऐसे बिकाऊ माल है, नक्सलाइट हैं, अर्बन नक्सलाइट हैं, माओवादी हैं, खालिस्तानी हैं। खालिस्तानियों की योजनाओं को पूर्ण रूप देने वाले ऐसे केजरीवाल मिल जाएंगे आपको, ऐसे उनको अखिलेश, ममता और माया मिल जाएंगी, ऐसे और लोग भी मिल जाएंगे, पॉलिटिशियन भी मिल जाएंगे, इंटेलेक्चुअल्स भी मिल जाएंगे, बॉलीवुड में भी मिल जाएंगे, पत्रकार भी मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मिल जाएंगे। ऐसे देश के गद्दारों को भी एक्सपोज करना होगा। उन महापुरुषों को, उन क्रांतिकारियों को तो श्रद्धांजलि देंगे, और इन गद्दारों को आपके सामने ला करके, और आज के गद्दारों को भी आपके सामने ला करके, दोबारा हम इस देश को गुलामी की ओर नहीं धकेल सकते। इन गद्दारों को एक्सपोज करना होगा। सौभाग्य से इस समय देश का नेतृत्व जो है वो इस प्रकार से सजग है, सतर्क है। यद्यपि अभी क्या मजबूरियां हैं, 1-2 मामलों के अंदर मैं बहुत दुखी हूँ। रिजल्ट के बाद 2 मई के बाद बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ है, उन दुष्टों को, देशद्रोहियों को, अपराधियों को, कातलों को, लुटेरों को ऐसा नहीं लगा कि कोई सजा मिली है। और जम्मू कश्मीर की बहुत बढ़िया चल रहा, आगे बढ़ रहे, और वो बहुत बड़ा कलंक, कमाल के तरीके से वो मिटने वाला 370-35 को मिटाने वाले ये बब्बर शेर केंद्रीय नेतृत्व वाले, उन चले हुए कारतूसों को, गद्दारों को, ब्लैकमेल करने वालों को, आंखें दिखाने वालों को, चीन से हम 370-35 से वापस ले आएंगे, पाकिस्तान से बात करो, ऐसे सब लोगों को मीटिंग के अंदर बुला के आप उनसे क्या सजेशन ले रहे हो? इलेक्शन करवाना है, पहले भी करवाया है ना, जिसको बाइकआउट करना था किया, किसी ने नहीं किया, उनकी औकात सामने आ गई। अरे आपको बुलाना भी है तो आप इलेक्टेड मेंबर्स को बुलाओ, उसके अंदर 25-26 जो बचे हैं, थोड़े से पीडीपी के भी आ जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वैली में थोड़े से बचे हैं, वो आ जाएंगे, आने दो उनको। वो नई लीडरशिप जो आ रही है वो भी इन लोगों को नहीं चाहते, इन गद्दारों को वो भी मुंह नहीं लगाना चाहते।
वो भी समझ चुके हैं कि इन 2-3 फैमिलीज ने केवल अपना घर बनाया है, अरबों खरबों रुपया बनाया है। आम कश्मीरी को, आम जम्मू के डोगरा को, लद्दाखी को कुछ नहीं दिया इन्होंने। यार वो तो समझ गए, आम आदमी तो आपके साथ खड़ा हो गया, और आप फिर घूम फिर करके इनके द्वार पर जा रहे हैं। आप आइए, हमसे सलाह कीजिए, हम इलेक्शन करवाएं कि ना करवाएं, समझ से बाहर है। लेकिन कोई बड़ी योजना होगी, इन पर विश्वास करना चाहिए हमें केंद्रीय नेतृत्व पर। अगर मुझे गुस्सा आ सकता है तो उनको क्यों नहीं आएगा, पर उनके सामने शायद बहुत सारी बातें हैं। उस बड़ी योजना की पूर्ति के लिए शायद ये करना उनके लिए ज़रूरी रहा होगा, पर ये मैसेज देश को अच्छा नहीं गया। देश का देशभक्त आदमी, सज्जन आदमी की सिंपैथी से और उस वर्ग के जागृत होने से 303 सीटें मिली हैं, जो वर्ग अभी तक सो रहा था। अभी इसके और जागने की जरूरत है। इससे पहले अगर ये निराशा के मैसेज चले गए तो देश के लिए हितकारी नहीं होगा। हो जाने दो एक्सपोज अब इन गद्दारों को, इनके लिए दंड निश्चित करो, क्विक फास्ट इनके डिसीजंस करो, जुडिशरी को फिट करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस ढंग को, सिस्टम को ठीक करो, जिससे ये रैपिस्ट और देशद्रोही जो है इनके लिए 10, 12, 15 साल केस चलाने की जरूरत ना पड़े। कुछ महीनों के अंदर इनका फैसला करके इनको चलता करो। बहुत हो गया इन गद्दारों के कारण, भारत माँ के पहले भी अंक कटे हैं, अभी भी वो इस तैयारी में रहते हैं। इन ऐसे बेशर्म लोगों को कोई शर्म नहीं है जो अपनी मां के साथ गद्दारी कर सकते हैं। ऐसी कपूतों को जिंदा रहने का अधिकार कहाँ है भाई? और सरकार का काम क्या होता है? शरीफ और गरीब को राहत, दोषी को दंड, अपराधी को सजा, दोषी को दंड, कानून का शासन और कानून का डर। ये सब अभी नहीं दिख रहा। कुछ तो बेटर हो रहा है। ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत किया है, बहुत कर रहे हैं, और बहुत करना बाकी है। चलिए, इन क्रांतिकारियों को आपके सामने लाने का और वर्तमान की भी कुछ बातों को आपके सामने रखने का मेरा ये जो प्रयास है, हमको किसी व्यक्ति विशेष के अंधविश्वास से पीछे नहीं खड़े होना। हमारे सामने मापदंड क्या है? देश की रक्षा, देश हित में हमें जो अच्छा लगेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। देश हित में हमें लगेगा कि ये गड़बड़ हो रहा है, ये समझौतेबाजियाँ नहीं चलेंगी, ये सरेंडर नहीं चलेगा, ये पिलपिलापन नहीं चलेगा, ये सहमे डरे बुझे सड़े गले चेहरों से पिलपिली बातें करने के बाद काम नहीं चलेगा। दोषी को दंड देना ही होगा। शरीफ और गरीब को राहत तभी मिलेगी। आइए, उन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि, गद्दारों को आपके सामने एक्सपोज करने का ये लंबा क्रम अभी वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का 90 सालों में 150 क्रांतिकारी मैं आपको सामने लाऊंगा, जो आप नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। और सिंध के राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक ऐसे 500-600 क्रांतिकारी वीरता और शौर्य के शिखर पर बैठे हुए, वो नीम के पत्थर जिनको कोई नहीं जानता, वो मौन तपस्वी जिनको कोई नहीं जानता। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जानकर आप तक पहुंचाऊं। आइए, मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।